बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। फ़ॉरेन फंडिंग केस बड़ी अहमियत अख्तियार कर गया था, एक वक्त था और अपोजिशन को ये लगा था कि शायद वो फ़ॉरेन फंडिंग केस की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डिस्क्वालीफाई करवा देंगे और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, लेकिन ना ऐसा कुछ हुआ। और क्योंकि कोई इलीगैलिटी थी नहीं, इस वजह से फ़ॉरेन फंडिंग केस में से निकलना कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन का एक वार था जो कि बुरी तरह नाकाम हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि वो अपोजिशन का जो वार है वो इनके अपने गले पड़ गया है। 2014 में एक अकबर एस बाबर के शख्स से पिटीशन फ़ाइल करवाई जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये शख्स अलर्ज करता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था और बाद में इसने दरख्वास्त दी थी कि 2008 से 2013 के जो फ़ंड्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ऑडिट करवाया जाए। और इसने ये एलिगेशन लगाया था कि ये बैरून मुल्क से बहुत ज़्यादा रकूम जो पीटीआई के अकाउंट्स हैं, पीटीआई के ऑफिशियल्स अकाउंट्स हैं, उनमें ट्रांसफ़र होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से होती हैं। और ये सारे का सारा मामला उठाया गया था, जिसकी बुनियाद पर पहले ये मामला इतना ज़्यादा नहीं था। जो कार्रवाई थी ईसीपी की, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कार्रवाई थी, उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2017 में ये फ़ैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद इसको देखे कि आया इसको चैलेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला दोबारा जाता है तो दोबारा इस मामले के ऊपर जो साबका चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे वो क्योंकि बहुत एक्टिव थे और उनका पोजीशन के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ था, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी और उस कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि जो ऑब्जेक्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो गलत हैं, वो गैर कानूनी हैं और वो दरख्वास्त खारिज हो गई थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी जिसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ंड्स को देखेगी और उन फ़ंड्स का ऑडिट करवाएगी और जो स्टेट बैंक है उससे मालूमात लेगी और स्टेट बैंक के नुमाइंदों को अपने साथ शामिल करेगी, एफबीआर के नुमाइंदों को शामिल करेगी और इस तरीके से सारे मामले को इंक्वायर किया जाएगा। जब ये मामला अभी स्क्रूटनी कमेटी के पास था, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग रहा। ऐसे में जो उस्मान डार है और बाकी जो फ़रख हबीब है, इन लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो फ़ंड्स हैं उनको भी इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी गई थी कि उनके जो फ़ॉरेन फ़ंड्स हैं उनको इंक्वायर किया जाए कि वो कहाँ से लेते हैं और वो कैसे फ़ंड्स इनके पास आते हैं और किस तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं। स्क्रूटनी कमेटी के पास वो मामला भी चला गया। इस वक्त स्क्रूटनी कमेटी जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को देख रही है, वहीं पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात को भी देख रही है। अब ये सारी दुनिया जानती है कि अब मैं आपको कानूनी एक पॉइंट बताऊँगा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस है क्या और क्या ये जो बैरून मुल्क से जो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, अगर वो पार्टी फ़ंड के नाम पर कुछ भेजते हैं तो क्या वो फ़ॉरेन फंडिंग केस में आएगा, क्या वो उस डेफिनेशन में आएगा इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक या नहीं, ये मैं आपको एंड पर बताऊंगा। पहले मैं आपके साथ ये शेयर करता जाऊं कि सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान से फ़ंड्स किसको आते हैं, ईरान से फ़ंड्स किसको आते हैं, सऊदी अरेबिया से फ़ंड्स किसको आते हैं, अमेरिका से फ़ंड्स किसको आते हैं। ये सारी दुनिया जानती है कि कौन सी सियासी जमातें किस तरफ हैं और कौन सी सियासी जमातें कहाँ से लेती हैं। इसलिए ये जो मामला है फ़ॉरेन फंडिंग केस का, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें से क्लीन चिट मिल जाएगी और जो दूसरी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, वो बुरी तरह इसमें फंस जाएंगे। उसकी वजह यह है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस मैंने बहुत पहले एक वीलॉग किया था जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं उनके साथ इसी इशू के ऊपर, फ़ॉरेन फंडिंग केस के ऊपर। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जो ये सुनते रहते हैं या अगर आप देखेंगे तो पुरानी जो हमारी वीडियोज़ हैं उनमें आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी
कि अली ज़फ़र साहब के साथ एक इंटरव्यू किया था मैंने, और उनसे फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मैंने सवाल जवाब किए थे, और मैंने उनसे ये कहा था कि क्या फ़ॉरेन फंडिंग केस इस डेफिनेशन में आता है जो वर्कर्स हैं, जो आप वहाँ पर बैरून मुल्क मुख्तलिफ़ NGOs के ज़रिए वहाँ पर कलेक्शन करते हैं, क्या वो फ़ॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन में आएगा इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक, और क्या उसके ऊपर कोई बार है कानून में या नहीं है, जिसका जवाब अली ज़फ़र साहब ने भी यही दिया था। इसके अलावा बाकी जो सीनियर वकला हैं उनसे भी मैंने जब डिस्कस किया, उनका भी यही जवाब था, और मैंने जो रिसर्च की इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक उसमें भी मुझे यही जवाब मिला कि फ़ॉरेन फंडिंग केस से मुराद ये होता है कि जब कोई दूसरी स्टेट किसी भी पार्टी को, किसी भी NGO को फंडिंग कर रही होती है, तो वो आता है फॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन में। जब कोई इंडिविजुअल, जब कोई पार्टी मेंबर या कोई पार्टी कारकुन जब पार्टी फंड्स के नाम पर बैरून मुल्क से पैसा पार्टी को भिजवाता है, तो वो फॉरेन फंडिंग में नहीं आता और वो इस डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये जो एलिगेशन है फ़ॉरेन फंडिंग का, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क से फ़ंड्स भेजते हैं, जो वहाँ से मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको मुख्तलिफ़ जो असिस्ट करने के लिए, जो अपने तय वो मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, वो मुख्तलिफ़ NGOs को, जैसे बाकी हमारी मजहबी NGOs भी हैं, हमारी वेलफेयर की NGOs भी हैं, और उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और शौकत खानम को भी वो फ़ंड्स भेजते रहते हैं। उनका जो इंडिविजुअल्स फ़ंड्स भेजना है वो फ़ॉरेन फंडिंग के मामले में और फ़ॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन में नहीं आता। ये जो एहसन इकबाल है और बाकी इस तरीके से जो अफलातून हैं, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ना तो ये कानून समझते हैं और ना ये किसी से जाकर समझने की जहमत करते हैं, और इस तरीके से गलत डेफिनेशंस करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए, प्रेशराइज़ करने के लिए इस तरीके की वारदात खेलते रहते हैं। अभी ये 8 जुलाई को दोबारा स्क्रूटनी कमेटी को जो नोटिस जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और ये कहा गया है कि 17 अगस्त तक वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएं, उसके ऊपर जो हमारा मीडिया है उसने दोबारा से ववेला मचाना शुरू कर दिया, और हमारी अपोजिशन ने कि जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है वो शायद इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई मसाइल खड़ा कर देगा और इमरान खान की हुकूमत घर चली जाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी। ये सारे के सारे इल्ज़ामात हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और मैं आपको बड़े वसूख से ये कह रहा हूँ कि ये जो पार्टी फंडिंग के नाम पर बैरून मुल्क से कारकुनान पैसे भेजते हैं वो फ़ॉरेन फंडिंग में नहीं आता। फ़ॉरेन फंडिंग में सिर्फ वो पैसे आते हैं, वो रकूम या ट्रांजैक्शंस आती हैं जो कि कोई स्टेट, कोई बैरून मुल्क की कोई रियासत अगर वो पाकिस्तान में किसी जमात को या किसी शख्स को सपोर्ट कर रही होती है तो वो फ़ॉरेन फंडिंग में आता है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो ये जो अपोजिशन है ये नहीं एलिगेशन लगाती कि इनको कोई दूसरा मुल्क सपोर्ट कर रहा है। इनका एलिगेशन ये है कि बैरून मुल्क से पैसे आते हैं और उन पैसों का एलिगेशन फ़ॉरेन फंडिंग में नहीं आता। हाँ, जो अपोजिशन है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, इनको मुख्तलिफ़ रियासतें हमेशा से बैक पे थी, इनको फ़ंड्स भेजती थी, इनको इस्तेमाल करती थी, इनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करती थी। वो फ़ॉरेन फंडिंग में आएगा और उसका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को देना पड़ेगा। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गड़ा खोदने गए थे, ये अब ख़ुद उस गड्ढे में गिरने वाले हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई मसाइल पैदा होने वाले नहीं हैं। जब मौलाना फजलुर रहमान का धरना होता है, मौलाना फजलुर रहमान के धरने के बाद अपोजिशन जब एक्टिव होती है, एक राहबर कमेटी के नाम से ये कमेटी बनाते हैं और उसकी मीटिंग्स होती हैं मौलाना फजलुर रहमान के घर पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर मीटिंग्स होती हैं। और ये पूरा वफद एक दरख्वास्त लेकर आया था और वो दरख्वास्त दी गई थी जो साबका चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको दरख्वास्त दी गई थी और वो उनका आखिरी टेन्योर था जो सरदार अहमद रज़ा साहब थे, मेरे ख्याल में सरदार अहमद रज़ा या मोहम्मद रज़ा जो साबका चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनके आखिरी अयाम थे, वो घर जाने वाले थे। उन दिनों में उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, तो उन दिनों में दरख्वास्त मूव करवाई जाती है जो राहबर कमेटी है उनकी तरफ से। वो राहबर कमेटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पेश होती है, वो दरख्वास्त दी जाती है और उस दरख्वास्त के बाद फ़ैसला भी आ जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और वो ये फ़ैसला आता है
कि ये जो कमेटी है, जो स्क्रूटनी कमेटी है, ये डे टू डे इसके ऊपर हेयरिंग करेगी और हेयरिंग करने के बाद इस केस को डिसाइड करेगी और वो उनकी दरख्वास्त मंजूर हो जाती है और इसको डे बाय डे चलाने का फ़ैसला होता है। लेकिन वो मामलात वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उसके बाद ये जो मामलात कोरोना वायरस के आ जाते हैं, कोरोना वायरस की वजह से वो मामलात फिर रुक जाते हैं। अब दोबारा से जो स्क्रूटनी कमेटी है, इसको ये कहा गया है कि वो जिन पार्टीज़ को बुलाना है उन पार्टीज़ को बुलाया जाए, जो इसमें मुतल्लिका लोग हैं उनको बुलाया जाए, FBR के लोगों को बुलाया जाए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लोगों को बुलाया जाए, जिनसे जो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जिनसे जो दस्तावेज़ात लेनी है, जिनसे जो रिकॉर्ड लेना है, उन पार्टियों से रिकॉर्ड मांगा जाए और वो रिकॉर्ड नहीं देती उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और वो सारे के सारे मामलात को जो इंक्वायर किया जाए और इंक्वायर करने के बाद जिसके खिलाफ़ जो कार्रवाई बनती है वो अपनी फाइंडिंग्स दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर अपनी जो राय है वो लेकर आएगा, वो इलेक्शन कमीशन इसको फाइनली डिसाइड करेगा। ये जो नोटिस जारी किया गया है स्क्रूटनी कमेटी को, इसके अंदर ये कहा गया है कि हर हाल में इस मामले को 17 अगस्त से पहले कंक्लूड किया जाए और अगर कोई भी उसमें सपोर्ट नहीं करता या जो उनसे रिकॉर्ड मांगा जाता है या उनको बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए और वो उसमें शामिल नहीं होता, शामिल तफ्तीश नहीं होता, तो उसके खिलाफ़ इंक्वायरी हो, उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो और ख़ुद जो स्क्रूटनी कमेटी है उनके खिलाफ़ कार्रवाई करके उनको कैफ़रे किरदार, उनको कैफ़रे अंजाम तक पहुँचाए। और अब देखते हैं कि 17 अगस्त को क्या कार्रवाई होती है और 17 अगस्त तक क्या स्क्रूटनी कमेटी कोई कंक्लूजन की तरफ जाती है, क्या कोई फाइंडिंग्स लेकर आती है, नहीं आती। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।